यूपी में सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव ने मुफ्त बिजली देने का दांव खेला है, जिसने यूपी की सियासत में नया करंट दौड़ा दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। मुफ्त बिजली से सत्ता का बल्ब जलाने वाला फॉर्मूला अब अखिलेश यादव के चुनावी घोषणा में भी शामिल हो गया है। सीधे आम आदमी से जुड़ा मुद्दा बिजली वाला सफल प्रयोग केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा चुका है। चुनावी मैदान में अपना असर दिखा चुका है। इसी दांव के सहारे अखिलेश यादव वोट का बल्ब जलाकर सत्ता की चमक से फिर समाजवादी पार्टी को रोशन करने की आस में है। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। तो बीजेपी लोगों को अखिलेश राज की याद दिलाकर ऐसी घोषणाओं को हवा हवाई बताने के प्रयास में है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। अखिलेश के इस ऐलान में जनता को साथ लाने की कोशिश है, साथ ही किसानों की भी बात है, क्योंकि आंदोलन के बाद ही सभी पार्टियों की किसानों को लुभाने की कोशिश जारी है। किसानों के दम पर यूपी में जीत की तैयारी है। देश के अन्नदाता को समर्पित आज का ये कार्यक्रम इसी का एक उदाहरण है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। अखिलेश यादव के इस ऐलान का असर समझने के लिए केजरीवाल की बिजली मॉडल वाली पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। 200 यूनिट तक मुफ्त की बिजली का वादा करके केजरीवाल सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया। मुफ्त बिजली से वोट उत्पादन वाला ये फॉर्मूला ममता बनर्जी ने भी अपनाया। पश्चिम बंगाल में 75 यूनिट बिजली मुफ्त का वादा करके वो भी सत्ता में लगातार कायम है। मुफ्त बिजली से वोट की गारंटी का असर इतना ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा इसके बिना आधा है। बात उत्तराखंड की हो या पंजाब की, चुनाव से पहले केजरीवाल मुफ्त की बिजली वाला सपना दोनों राज्यों में दिखा चुके हैं। दिल्ली वाले अभियान को दोनों राज्यों में आगे बढ़ा चुके हैं। डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल है, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। हर किसी का बिल किसी ना किसी दिन आया, चाहे 15 दिन पहला आया, चाहे 1 महीना पहला आया, चाहे कल आया। जद बिल आया पिछला, ऐसी पिछला बकाया देखना, जेडे इस महीने का अगला उन्होंने पैसा आएगा उन्होंने देना है, उन्होंने अगे बिल जारी देने हैं। लेकिन जो पुराना बकाया खड़ा है, जोड़ा कि जिदे करके लोग परेशान है, बिल नहीं दे पा रहे, उन्होंने कनैक्शन कट गए हैं। मेरे हल्के दे विच कंदोला टप्परियां पिंड है। मुफ्त बिजली वाला ये दाव इतना असरदार है कि सत्ता में बैठे पार्टियों को भी इसे अपनाना पड़ता है। चुनावी माहौल में बिल माफ कर जनता को लुभाना पड़ता है। अब केजरीवाल के इस फॉर्मूले को अखिलेश यादव यूपी में आगे बढ़ा रहे हैं। सत्ता में आने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा दोहरा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस आम आदमी पार्टी के दाव को अखिलेश ने चुनावी वाला मुद्दा बनाया है, उससे खुद समाजवादी पार्टी के गठबंधन की भी चर्चा है। बीते 24 नवंबर को आपके सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। चुनावी माहौल में दोनों नेताओं ने लंबी बात की थी। चुनावी साथ और गठबंधन की बात के बीच यूपी में अखिलेश ने मुफ्त बिजली वाला बड़ा दाव चला है, जिस पर सियासी चर्चा के साथ संग्राम बढ़ना तय है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कन्नौज में आयकर विभाग की कार्रवाई में इत्र कारोबारी के घर से 4 से 5 करोड़ रुपए कैश
और सोना बरामद हुआ है। आयकर विभाग अब इस बात की जांच में जुटा हुआ है कि बरामद रकम का कालेधन से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इत्र की खुशबू की आड़ में टैक्स चोरी की गंध यूं फैली कि यूपी के कन्नौज समेत देश के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापों का सिलसिला शुरू हो गया। आयकर विभाग की छापेमारी में अब शिकंजा इत्र कारोबारी मोहम्मद फैजान पर कसता जा रहा है। नोट गिनने की मशीन और बड़े बड़े बैग इस बात की साफ गवाही दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद फैजान मोहम्मद याकूब परफ्यूम का मालिक और इत्र कारोबारी मलिक मियां का बेटा है। उनके घर से छापेमारी में 4 से 5 करोड़ कैश और सोना बरामद हुआ है। आयकर विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि इस रकम का काले धन से कोई कनेक्शन तो नहीं। कन्नौज के सक्रिय रास्तों में आयकर के छापे खत्म नहीं हो रहे हैं। एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। जब पंपिक जैन के छापा शुरू हुआ तो उसी के साथ सबसे बड़े इत्र के व्यापारी कन्नौज से कहे जाने वाले मोहम्मद याकूब और अयूब के यहाँ पर भी छापा शुरू हो गया। हालांकि वो अब नहीं है, पर उनके जो बेटे हैं, एक तरह से उनकी जो तीसरी पीढ़ी है मोहम्मद फैजान, वो मौजूद हैं और यहाँ पर कल सुबह 7 बजे से रेड चल रही है और मोहम्मद फैजान को SBI ऑफिस ले जाया गया है। ये वही जगह है जहाँ से जो बैंक एम्प्लॉयज थे वो निकले थे और उन्होंने बताया था कि 4 से 5 करोड़ का कैश अभी तक बरामद कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन के साथ इत्र कारोबारी मोहम्मद फैजान के घर शुक्रवार की सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा था। इसके साथ साथ लखनऊ में रहने वाले उनके भाई मोहसिन के यहाँ भी इनकम टैक्स विभाग के 4 से 5 अधिकारी पहुँचे थे। जानकारी के मुताबिक अब तक जांच में पुष्पराज जैन से आयकर विभाग को कुछ नहीं मिला, लेकिन मोहम्मद फैजान के घर से करोड़ों कैश मिला है। यूपी में चुनावी माहौल के बीच इस छापेमारी पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव बार बार कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी काले धन को अखिलेश का शासनकाल से जुड़ा बता रही है। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। साफ है कि इत्र का शहर कन्नौज अब सियासत का केंद्र है। इत्र के व्यापारी एजेंसियों के रडार पर हैं और यूपी में कैश के इस खेल पर जबरदस्त सियासी युद्ध जारी है। कन्नौज से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार नए साल के जश्न को ओमिक्रॉन की नजर लग गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में पाबंदियां लगाए जाने से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यहां तक कि शादियों के आयोजनों को भी ओमिक्रॉन ने फीका करने का इरादा बना लिया है। CMI की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में पहले ही कंज्यूमर सेंटिमेंट्स कमजोर हो गए थे, जो अब और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और इसकी रोकथाम के लिए देश भर में लगे प्रतिबंधों ने इस बार के नए साल के जश्न पर पानी फेर दिया है। इसके असर से दिल्ली में सबसे सख्त कोविड प्रतिबंध लगाए गए हैं। ओमिक्रॉन मामलों में
तेजी के चलते दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। नए साल पर कोरोना विस्फोट रोकने के लिए शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा रहेगा। उसके अलावा रेस्तरां, बार और सार्वजनिक परिवहन को 50% क्षमता के साथ ऑपरेट करने की मंजूरी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि ओमिक्रॉन धीरे धीरे समुदाय में फैल रहा है और दिल्ली में कोविड मामलों के नमूनों में से 46% में ओमिक्रॉन मिला है। केसेस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसमें ओमिक्रॉन के भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है अब। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की वजह से मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई में 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब समेत किसी भी बंद या खाली जगह में नए साल के जश्न पार्टियों पर रोक लगा दी गई है। तेजी से फैलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए कई राज्यों में एहतियात के तौर पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। इन राज्यों में कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी शामिल है। साथ ही यहां भी केवल 50% क्षमता के साथ ही डीजे, क्लब, रेस्तरां और पब खोलने की अनुमति है। केंद्र सरकार ने भी दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को सतर्क रहने को कहा है। अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें तो ओवरऑल देश के अगर नंबर आज भी हमें लिमिटेड दिखाई देते हैं, फिर भी कुछ इमर्जिंग एरियाज ऑफ कंसर्न है और जरूरत है कि उन एरियाज में हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड कार्य करते रहें। इसी तरीके से हमने देखा है कि कुछ जिलों में भी सडन इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है। जैसे मुख्यतः मुंबई, महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर वाले हफ्ते यानी कि 4 हफ्तों में केसेस की संख्या 1392 से बढ़कर 6787 केसेस हुए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8 टाइम इंक्रीज इन केसेस। पुणे में भी इसी तरह से काफी अधिक संख्या में केसेस और एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सिमिलर वे में अगर आप देखें तो थाने में भी राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। बेंगलुरु अर्बन में कंटिन्यूड बेसिस पर राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है। गोवा सरकार ने एयरपोर्ट पर सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट कराने का फैसला किया है। वहीं ब्रिटेन और खतरे वाली दूसरी जगहों की उड़ानें 3 जनवरी से बंगाल में आने की अनुमति नहीं होगी। WHO ने ओमिक्रॉन के डेल्टा के मुकाबले 2 से 3 दिनों में दोगुनी रफ्तार से फैलने की आशंका जताई है। प्रतिबंधों के असर से धार्मिक स्थान भी नहीं बचेंगे और नए साल के पहले दिन दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ और कालीघाट बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। देश में कोविड मरीजों की संख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है उससे कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। महानगरों में कोरोना सबसे ज्यादा कोहराम मचा रहा है। मुंबई में एक दिन में 6347 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे के भीतर यहां पर भी 2716 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 1500 के पार पहुंच चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लगातार जिस बात का खतरा है, जिस बात की आशंका है वो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि केसों के बढ़ने की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले भी 1500 के पार पहुंच चुके हैं। तो देश में कोरोना संक्रमितों के मामले में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा खराब हालात में है। महाराष्ट्र में कोरोना के 9170 नए मरीज मिले हैं। इसमें बड़ी संख्या में उन मरीजों की संख्या है जिनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए थे और ये सबसे ज्यादा चिंता को और बढ़ा देते हैं। केवल मुंबई की बात कर लें तो 19 दिसंबर को मुंबई में कोरोना के 2500 मामले सामने आए। 30 तारीख को यहां पर 3671 मामले सामने आए। 31 तारीख को यहां पर 5631 मामले सामने आए और 1 जनवरी को 6347 मरीज यहां पर सामने आए। तो कोरोना के कुल मरीजों में से 75% जो मरीज हैं वो 5 राज्यों से हैं, जिनमें पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में 9170 मरीज मिले हैं, पश्चिम बंगाल में 3451, केरल में 2676 और दिल्ली में ये संख्या है 2716 मरीजों की। तमिलनाडु में 1155 मरीज
कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो अगर देखा जाए तो पिछले 7 दिनों के भीतर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ गए हैं। 25 दिसंबर को 6,987, वहीं 26 तारीख को 6,531, तो इसके बाद 27 दिसंबर को 6,353, 28 दिसंबर को 9,195, 29 दिसंबर को 13,154 और इसके बाद 30 तारीख को 16,764 मामले सामने आए। 31 दिसंबर की बात करें तो ये संख्या पहुंच गई 22,775 तक और यही बातें लगातार बढ़ती हुई संख्या लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही है। जहां तक देश भर में ओमिक्रॉन के वेरिएंट की बात की जाए तो लगातार इसका आंकड़ा भी बढ़ रहा है और उपलब्ध इसके आंकड़े भी नहीं है क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इसकी रिपोर्ट आती है, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से 1500 के पार इसके मरीज पहुंच चुके हैं। तो देश भर में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि महाराष्ट्र में लोग अनुशासित रहकर कोविड नियमों का पालन करेंगे, लेकिन वहां के कुछ नेता ही कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त महाराष्ट्र के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना संक्रमित हैं। और ऐसा क्यों हुआ है ये हम आपको दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, 2 गज से बातचीत जरूरी है, हो सके तो घर में ही रहने की कोशिश करना जरूरी है। जरूरी है पार्टी ना करना, जरूरी है घर में ही कैद रहना। ये सब जरूरी है केवल जनता के लिए। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हुई? सारे प्रतिबंध और नियम केवल जनता के लिए ही क्यों? नेताओं को क्या कोविड नहीं होता? इस सवाल पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा देंगे जिसमें दिख रहा है कि महाराष्ट्र के नेताओं को कोरोना से डर नहीं लगता क्योंकि उनको लगता है कि उनमें सुपर इम्यूनिटी आ चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना नियमों की किताबें फाड़कर उसके पन्ने उड़ाने वाले शादी समारोहों की तस्वीरें देखिए। इसमें शामिल महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं की शक्लें भी पहचानिए। ये तस्वीरें देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए ताकि आप अपने माननीय नेताओं की लापरवाह नागरिक वाली छवि भी देख लें। कल जब यही नेतागण आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्ञान दें तो पलटकर यही तस्वीरें दिखा दीजिएगा। देश में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस फिलहाल महाराष्ट्र में है। अब तो हालात ये हैं कि महाराष्ट्र के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना संक्रमण के चपेट में हैं। ये वो लोग हैं जो महाराष्ट्र में इन भव्य समारोहों में हिस्सा लेने पहुंचे थे और कोरोना संक्रमित होकर न जाने कितनों को बांटकर घर बैठे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित 12 मंत्रियों में से कुछ नाम हैं बाला साहेब थोरात, वर्षा गायकवाड़, केसी पाडवी, प्राजक्ता तानपुरे और यशोमती ठाकुर। इसके अलावा 20 विधायकों में से कुछ नाम हैं सागर मेघे, राधा कृष्ण विखे पाटिल, शेखर निकम, इंद्रनील नाईक, चंद्रकांत पाटिल और माधुरी मिसाल। सुप्रिया सुले और उनके पति भी कोरोना संक्रमित हैं। कोरोनाच्या बाबतीमध्ये असणारे जे काही नियम आहेत त्याचंही सगळ्यांनी पालन केलं पाहिजे याबद्दलची भूमिका सरकार म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सगळीकडे सांगितली पाहिजे आणि आम्ही स्वतः पण त्याचं पालन केलं पाहिजे। शिवसेना नेता संजय राउत की इस तस्वीर को देखिए, तसल्ली बख्श देख लीजिए, ध्यान से देखिए कि चेहरे पर मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है ये जानते ही नहीं और अब इनकी कोरोना नियमों के पालन वाली आदर्श सलाह सुनिए। देशभरामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये कोरोना आणि ओमिक्रॉनचे रुग्ण वाढू लागले, डबल। ही चिंतेची गोष्ट आहे। काल आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं, मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्सची बैठक घेतली। रात्रीचे निर्बंध सध्या लादलेले आहेत। दिवसाच्या निर्बंधापर्यंत वेळ येऊ नये अशी आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे, कारण दिवसाचे निर्बंध आले की पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचं अर्थचक्र हे अडकून पडेल। मग अनेक गोष्टी आहेत त्यात, अनेक नोकरी, धंदा, काम, रोजगार या सगळ्यांवरती फार मोठं संकट येईल। ते यावं असं वाटत नसेल
तर प्रत्येकानं आपापल्या पद्धतीनं काळजी घेतली पाहिजे। कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए शादी समारोहों में हिस्सा लेने वाले संजय राउत से जब खुद मास्क न पहनने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अजीब तर्क दिया। आता आपले प्रधानमंत्री जरी मास्क लावा असं सांगतात आणि स्वतः मास्क लावत नाहीत, त्याच्यामुळे आम्ही प्रधानमंत्र्यांचं ऐकतो आणि आम्ही लावत नाही आपण सगळे, कारण आपण प्रधानमंत्र्यांचं ऐकतो। मुख्यमंत्री मास्क लावतात पण देशाचे नेते प्रधानमंत्री मोदी आहेत, ते जागतिक स्तरावर किंवा राष्ट्रीय कार्यक्रमात कुठेही त्यांना जनतेने मास्क लावलेला नसल्यामुळे जनताही मास्क लावत नाही, मोदी लावत नाहीत म्हणून आम्ही लावत नाही आणि मीही मोदींना फॉलो करतो। त्याच्यामुळे यापुढे प्रधानमंत्री मोदींनी सुद्धा आपल्या मास्क लावावा। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों में इस तरह की 5 वीआईपी शादियां या रिसेप्शन समारोह हुए हैं। इन अलग अलग पार्टियों में कहीं बिना मास्क वाले देवेंद्र फडणवीस दिखे, कहीं चंद्रकांत विखे पाटिल भी बिना मास्क लगाए मुस्कुराते दिखे। गिरीश महाजन भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सम्मान ग्रहण करते नजर आए। एक तरफ इस तरह की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार बढ़ते कोरोना मामलों पर ज्यादा सख्ती बरतने पर विचार कर रही है। विरोधाभास का ऐसा मिश्रण कम देखने को मिलता है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज दो टूक शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में केसेस और बढ़ते हैं तो फिर और प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इधर सरकार ने राज्य में तीसरी लहर के आने की पुष्टि कर दी है और तमाम जिलों को ये निर्देश दिए हैं कि 15 जनवरी तक वो अपनी तमाम सुविधाओं को अपग्रेड कर ले, यानी चाक चौबंद कर ले। कोरोना संक्रमण की हर लहर महाराष्ट्र में कहर बरपाती है। पहली लहर में मरीजों को बिस्तर मिलना मुश्किल हो गया, दूसरी लहर में मरीजों को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल था और अब तीसरी लहर की दस्तक न जाने क्या होगा। जिस तरीके से केसेस जो है डबल हुई है, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे जो है हम लोग डबल नंबर देख रहे हैं, बहुत चिंताजनक लग रहा है ये सिचुएशन। और ये लग रहा है कि अगर ऐसी केसेस बढ़ती गई तो हमारे पास और संख्या अगले कुछ 4 या 6 हफ्तों में जो है बहुत ज्यादा नंबर दिखने लगेंगे। मुंबई में तीसरी लहर आ गई है, तो मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है, जो कि जैसे कि दिल्ली हुई, जहां पे की केसेस बहुत जल्दी बढ़ी है, हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर की शुरुआत जैसी बात है। सरकार कोविड टास्क फोर्स बनाती है लेकिन केवल जनता के लिए, क्योंकि इनकी सलाहों को जनता तो मानती है लेकिन नेता दरकिनार कर देते हैं। ऐसी तस्वीरें देखकर लगता है कि नियमों का पालन न करने में जनता अगर नंबरी है तो नेता 10 नंबरी है और यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में नेता भी संक्रमित है। कोविड प्रतिबंधों का पालन करने वाली जनता अब नेताओं की ऐसी तस्वीरें देखती है तो ठगा हुआ महसूस करती है। प्रतिबंधों का पालन करना उसकी मजबूरी है और जरूरी भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार कोविड क्राइसिस को हैंडल करने में सक्षम है और लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें आम जनता के सहयोग की जरूरत है, यानी इशारा साफ है, अगर कोविड केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे और नियमों का उल्लंघन होता रहा तो फिर सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे।